हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो अब हमने इस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने मॉसफेट एज एन एम्पलीफायर, उसका एसी इक्विवेलेंट मॉडल कैसे बनाते हैं वो डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेके डिस्कशन करते हैं। इसमें आर आई, आर नॉट और वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना सीखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन लेंगे। तो दो तीन क्वेश्चन ऐसे करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं लाऊंगा जिस टाइप का आपको आ सकते हैं। तो एक बार मॉडलिंग करना आपको सीखना पड़ेगा, ताकि मॉडल अगर आप सीख जाओगे तो बाकी चीजें करनी फिर आपके लिए आसान होती हैं, आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। नोट डाउन कर लो, खुद से ट्राई करो। और बेटा डीसी एनालिसिस मैंने हमेशा बताया आपको आनी चाहिए, क्योंकि एसी मॉडल के पैरामीटर्स डू डिपेंड ऑन द डीसी मॉडल से जो क्या होगा, डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट आएगी, जो करंट की वैल्यू आएगी, है ना। तो डीसी एनालिसिस ऑफ द मॉसफेट मैंने ईडीसी के क्रैश कोर्स में जहां मॉसफेट डील किया है, बहुत अच्छे से डील किया है। तो उन वीडियोस के साथ आप जा सकते हैं, उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा। और आप क्रैश कोर्स फॉलो करो तो ऑब्वियसली मॉसफेट थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, और उस क्रैश कोर्स में देख लोगे तो आपके मॉसफेट की डीसी एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो डीसी एनालिसिस से डीसी करंट निकालना आपको सीख जाओगे। और वहां डीसी एनालिसिस में तो कैसे पता करेंगे ट्रायोड रीजन में, कैसे पता करेंगे सैचुरेशन रीजन में है ना। सैचुरेशन रीजन में है तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रायोड रीजन में तो करंट की, सब कुछ डिस्कशन है। लेकिन एम्पलीफायर जैसे आएगा आपके लिए डिस्कशन इजी हो गया। कैसे बताओ? क्योंकि जब मॉसफेट को एम्पलीफायर की तरह यूज करेंगे तो डीसी, जो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट होगा वो किस रीजन में बायस्ड होगा, सैचुरेशन रीजन में बायस्ड होगा। तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं वेदर मॉसफेट इज ऑन और ऑफ, ये ऑन होगा और ऑन होने पे ये किस रीजन में जाएगा, सैचुरेशन रीजन में जाएगा। अदरवाइज डीसी एनालिसिस में हम करते क्या थे, पहले गेट टर्मिनल को और सोर्स टर्मिनल को ओपन करते हैं। ओपन सर्किट के केस में VGS की वैल्यू निकालते हैं। इफ दिस VGS इज ग्रेटर देन VTN, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है, देन मॉसफेट इज ऑन। VGS की वैल्यू VTN से ज्यादा होनी चाहिए ओपन सर्किट के केस में, देन मॉसफेट इज डेफिनेटली ऑन। ऑन होकर ट्रायोड रीजन में भी जा सकता है और सैचुरेशन रीजन में। सारी चीजें वहां मैंने बताई है। और फिर हम मान लेते थे वहां पे कि ऑन है। अगर ऑन आ गया हमारा VGS ग्रेटर देन VTN, तो हम मान लेते हैं ऑन होकर सैचुरेशन रीजन में है। और सैचुरेशन रीजन में मान के सैचुरेशन रीजन वाली करंट की इक्वेशन यूज करते थे, दैट इज IDS इज इक्वल टू Kn इंटू VGS माइनस VTN का होल स्क्वायर। उस इक्वेशन से करंट IDS निकालते थे। उस करंट के लिए चेक करते थे वेदर VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VTN की नहीं। VDS शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS माइनस VTN फॉर मॉसफेट टू बी इन सैचुरेशन रीजन। तो हम उस करंट की वैल्यू के लिए VDS निकालते थे, फिर VGS निकालते थे, और VTN तो है ही गिवन। तो VGS माइनस VTN और VDS निकाल के कंपेयर करते थे कि VDS ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS माइनस VTN है कि नहीं। अगर है तो जो हमने माना था कि ये सैचुरेशन में है ऑन होके, वो करेक्ट है। अगर VGS माइनस VTN से ज्यादा नहीं आया और हमें पता है कि मॉसफेट ऑन है, मतलब VDS ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS माइनस VTN नहीं आया, मतलब सैचुरेशन में नहीं है, ऑन तो है, किस रीजन में होगा, ट्रायोड। लेकिन ये सब एनालिसिस यहां करने की जरूरत नहीं। एम्पलीफायर की तरह मॉसफेट को यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल बी ऑन एंड विल बी इन सैचुरेशन रीजन, सिंपली, है ना। तो सबसे पहले हम डीसी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट पे ही हमारा जो डिपेंड करता है क्या, एसी मॉडल के पैरामीटर्स, तो हम उसको पहले निकाल लेते हैं ना। तो हम पहले कैपेसिटर्स को, क्या डीसी मॉडल के लिए ऑल द कैपेसिटर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट एंड ऑल द एसी सोर्सेज विल बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। लेकिन ये कैपेसिटर ओपन होके ये लेफ्ट हाफ को डिस्कनेक्ट कर दिया मॉसफेट से, ये कैपेसिटर ओपन होके राइट हाफ को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो केवल यही बचा डीसी मॉडल में, यही मॉसफेट और डीसी। तो इस मॉडल में क्या बचे, केवल डीसी सोर्सेज और रेजिस्टेंसेज बचे। तो डीसी सोर्सेज और रेजिस्टेंसेज बचे। अगर इस मॉडल में अगर कोई एसी सोर्स बच जाता, जो बचा हुआ पार्ट है, तो हम उस एसी सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते, फिर हमें इक्विवेलेंट डीसी मॉडल बचता। तो ये कैपेसिटर ओपन होके ये हट गया, ये कैपेसिटर ओपन होके इस पूरे लेफ्ट हाफ को डिस्कनेक्ट कर दिया, इसने ओपन होके राइट हाफ को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब इस एसी सोर्स को मैं इसके इंटरनल रेजिस्टेंस 0 से रिप्लेस करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पार्ट डिस्कनेक्ट हो चुका है मॉसफेट से, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डीसी मॉडल बचा क्या बेटा, देखते हैं डीसी मॉडल क्या बचा। डीसी मॉडल इतना बचा, ये मॉसफेट, है ना, ये डीसी मॉडल, सोर्स इज एट ग्राउंड, है ना, यहां पे बचा, दैट इज ये हो गया कितना, ये है 2 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट है ऑब्वियसली, है ना, प्लस माइनस ये बैटरी का ये बड़ा एंड इधर है ना,
और दिस इज 100 के, है ना, यही बचा, और ये है 10 वोल्ट एंड दिस इज 5 किलो ओम, जिसको हम आरडी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये एन टाइप एनहांसमेंट मॉसफेट है क्योंकि करंट आउटवर्ड डायरेक्टेड है ना, तो ये एन टाइप मॉसफेट को सिग्निफाई करता है, जहां से करंट आउटवर्ड डायरेक्टेड है दैट इज सोर्स टर्मिनल, उसके अपोजिट वाला जस्ट हो गया ड्रेन टर्मिनल, ये है आपका ड्रेन, यही है सोर्स, और ये क्या है, गेट, है ना। अब देखो गेट से करंट तो फ्लो हो नहीं पाती, तो ये करंट तो जीरो है, यहां से जो करंट आती है इसी को हम कहते हैं आईडीएस, ड्रेन टू सोर्स, यही तो ड्रेन है, ये ड्रेन है, ये सोर्स, ड्रेन टू सोर्स जो करंट फ्लो होती है एन टाइप मॉसफेट में उसी को तो आईडीएस कहते हैं, है ना। और एन टाइप मॉसफेट में करंट ड्रेन टू सोर्स फ्लो होती है और पी टाइप मॉसफेट में करंट सोर्स टू ड्रेन फ्लो होती है ना। ये चीजें आपको सब डीसी एनालिसिस से पता है। अब एसी एनालिसिस करना है तो आपको डीसी एनालिसिस आना चाहिए, तो वो वहां से आप देख के रखना, ठीक है ना, उसको उतना पोर्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा पहले से, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहां से करंट नहीं जा रही है, अब देखो ध्यान से, ये है आपका गेट टर्मिनल, ध्यान रखना, है ना। अब मुझे अगर नॉर्मल मॉसफेट का ये क्वेश्चन होता तो मैं सबसे पहले चेक करता वेदर मॉसफेट इज ऑन और ऑफ, जैसे हम करके देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन इसलिए मैं कर रहा हूं, बाद में आप खुद करोगे, है ना। तो अब इस गेट टर्मिनल का ओपन सर्किट के वोल्टेज में वोल्टेज और सोर्स का क्या, है ना। देखो यहां से तो करंट वैसे भी फ्लो नहीं होगी, चाहे गेट टर्मिनल को ओपन करो चाहे ना करो, गेट टर्मिनल से करंट तो हमेशा जीरो जाती है, क्योंकि यहाँ SiO2 है जिससे करंट पास ऑन हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से इस अगर अब देखो ये प्लस माइनस 2 वोल्ट की बैटरी है जिसका माइनस इंड कहां से कनेक्टेड है, जीरो से, तो प्लस इंड हमेशा माइनस इंड के रिस्पेक्ट में बढ़ जाता है, कितने वोल्ट से, जितने वोल्ट की बैटरी है, तो माइनस इंड जीरो पे तो प्लस इंड 2 वोल्ट से बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू माइनस इंड, 0 + 2, प्लस इंड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। अब इस रेजिस्टेंस से अगर करंट नहीं जा रही तो इसके दोनों इंड का पोटेंशियल सेम होगा। अगर किसी रेजिस्टेंस से करंट नहीं फ्लो हो रही है, करंट जीरो फ्लो हो रही है, किसी रेजिस्टेंस से जीरो करंट पास हो रही है, तो उसके दोनों इंड का पोटेंशियल सेम 2 वोल्ट। तो VG कितना हो गया ओपन सर्किट के केस में 2, और VS कितना हो गया ओपन सर्किट के केस में 0, कोई करंट नहीं है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। VGS कितना हो गया ओपन सर्किट के केस में, VG - VS 2 वोल्ट विच इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑन है, और ऑन होके कहां जाएगा बाय डिफॉल्ट बेटा, ऑन होके कहां जाएगा बाय डिफॉल्ट, सैचुरेशन रीजन में, क्योंकि इसको यूज करना है एज एन एम्पलीफायर। अगर ये डीसी एनालिसिस का क्वेश्चन होता तो मैं VGS ग्रेटर देन VTN है तो ऑन है, ऑन होते मैं मान लेता कि ये सैचुरेशन रीजन में है, फिर करंट की कैलकुलेशन करता सैचुरेशन रीजन में मान के, और उस करंट के लिए चेक करता वेदर VDS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS - VTN और नॉट, और अगर आ जाता VDS ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS - VTN तो जो मैंने माना है वो करेक्ट है, नहीं आता तो ये सैचुरेशन में नहीं, किस रीजन में होता, ट्रायोड रीजन, है ना। तो यहां वो सब चेक करने की जरूरत नहीं, ऑन है और ऑन होके कहां होगा, डेफिनेटली सैचुरेशन में होगा, और सैचुरेशन में होगा तो सैचुरेशन में करंट की इक्वेशन कितनी होगी, है ना। तो एम्पलीफायर के क्वेश्चन में जैसे हम बीजेटी में बाय डिफॉल्ट एक्टिव रीजन मान सकते हैं, वैसे आपका मॉसफेट के केस में किसमें मान सकते हैं, किसमें मान सकते हैं, सैचुरेशन में, है ना। तो करंट की इक्वेशन क्या होती है, Kn × VGS - VTN का होल स्क्वायर, ये सैचुरेशन करंट का इक्वेशन है। अब इसमें Kn नोन है, VTN नोन है, अगर VGS पता चल जाए तो मुझे IDS पता चल जाएगा। VGS पता करने की कोशिश करते हैं। अब ट्रांजिस्टर ऑन है, सब कुछ कनेक्ट कर देंगे, ऑन है, सब कुछ कनेक्ट कर दिया, और ड्रेन टू सोर्स अब करंट फ्लो हो रही है, ओपन सर्किट टेस्ट कंप्लीट हो गया, तो जो जहां जहां कनेक्ट था वहां कनेक्ट कर दो। अब देखते हैं, ये तो प्लस माइनस 2 वोल्ट है तो इस नोड का वोल्टेज 2 वोल्ट। अब ये गेट टर्मिनल कनेक्टेड भी है, तो क्या गेट से करंट फ्लो हो सकती है, गेट से करंट हमेशा जीरो फ्लो होती है, तो देखो इस 100 के ओम से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 100 के से कोई करंट आएगी तो उसे गेट टर्मिनल से पास होना होगा, और गेट टर्मिनल से करंट क्या जा रही है, जीरो, तो पीछे से भी करंट कितनी आ रही होगी, जीरो, तो इस 100 के क्रॉस जीरो करंट है, तो इसके दोनों एंड का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो VG की वैल्यू क्या है, VG की वैल्यू 2 वोल्ट है, चाहे इसको ओपन सर्किट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, VG का 2 वोल्ट है। VS हमेशा किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से, तो VS की वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट। अब करंट फ्लो होने लगी है, यहां कितनी करंट फ्लो हो रही है, IDS, ऊपर ड्रेन से करंट आई IDS, वही सोर्स में फ्लो हो जाएगी, क्योंकि गेट से कोई करंट नहीं आ रही, यहां से आई IDS, गेट से आई 0, दोनों मिलके IDS + 0, सोर्स से कितनी करंट फ्लो हो गई, IDS। यही जब ट्रांजिस्टर होता था BJT, तो यहां से करंट आती थी IB, यहां से IC, दोनों मिलके यहां I फ्लो होते थे, तो सोर्स से करंट IDS। अब सोर्स से चाहे कुछ भी करंट फ्लो हो रही हो, सोर्स डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से, तो VS 0 है, तो VGS की वैल्यू सीधे सीधे दिख रही है 2 वोल्ट, इस इक्वेशन में रख देते हैं। Kn कितना बेटा, 1.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, है ना, और
और ये कितना आ जाएगा VGS की वैल्यू 2 वोल्ट, VTN की 1, और ये कितना हुआ VGS माइनस VTN आया वोल्ट में, वोल्ट का स्क्वायर, ये आया मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, ये आया वोल्ट स्क्वायर, वोल्ट स्क्वायर कैंसिल, करंट जो आएगी किस में आएगी, मिली एम्पियर में आएगी, ध्यान रखना। आइडियस कम्स आउट टू बी, और ज्यादातर मेरा एम रहता है करंट को मिली एम्पियर में निकालने का। यहां आ गया 1.5 मिली एम्पियर, है ना। अब इस करंट के लिए आप निकाल के देखना VDS की वैल्यू और VGS माइनस VTN की वैल्यू। इस करंट के लिए VDS की वैल्यू, VDS क्या होगा, ड्रेन का पोटेंशियल निकालना, इस ये IDS करंट 1.5 यहां फ्लो हो रही है, इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, VD आ जाएगा, VS तो परमानेंटली ग्राउंड पे है, यहां से VDS आ जाएगा, और VGS आपको पता ही है 2 वोल्ट, VDS ग्रेटर देन और इक्वल टू VGS माइनस VTN है कि नहीं, इस करंट के लिए निकाल के देखना, आपको VDS ग्रेटर देन इक्वल टू VGS माइनस VTN आएगा, ये इक्वलिटी सेटिस्फाई होगी। VDS या तो बराबर होगा VGS माइनस VTN के या ज्यादा होगा, और ये सिग्निफाई करता है कि दिस ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन। तो ऑन होकर जो हमने माना था कि ये सैचुरेशन में है, तभी ये करंट इक्वेशन यूज करी थी, और वो मानना हमारा ट्रू है। तो मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि एम्पलीफायर का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इट विल बी इन सैचुरेशन, है ना। और अगर ये डीसी एनालिसिस का क्वेश्चन होता तो मुझे चेक करना पड़ता वेदर इट इज इन सैचुरेशन और नॉट, मैंने जो माना था वो करेक्ट है कि नहीं, मुझे क्रॉस चेक करना पड़ता, ठीक है ना। अब मैं निकाल लेता हूं GM की वैल्यू फॉर दिस, क्या होती है 2√KN इंटू IDS, है ना। करंट को मिली एम्पियर में लूंगा, वोल्टेज को वोल्ट में, तो GM कितना आएगा मिली एम्पियर पर वोल्ट में, है ना। GM की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वोल्ट पर मिली एम्पियर किलो ओम, और GM की वैल्यू मिली एम्पियर पर वोल्ट होती है, हर जगह हम यही लेते हैं ना। तो करंट को मिली एम्पियर और वोल्टेज को वोल्ट में लेंगे, तो रेजिस्टेंस वोल्ट अपॉन मिली एम्पियर किलो ओम में आएगा, और GM मिली एम्पियर पर वोल्ट में आएगा। तो KN को हमने मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर में लिया 1.5, IDS कितना है बेटा 1.5, तो यहां से ये निकल आएगा, यहां से कितना निकल आएगा 1.5, है ना। तो ये आ गया 2 इंटू 1.5, ये आया क्या मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर, ये कितना होता है, ये क्या है IDS, ये मिली एम्पियर है, तो ये आया मिली एम्पियर स्क्वायर पर वोल्ट स्क्वायर, बाहर आया तो कितना आ गया मिली एम्पियर पर वोल्ट, अंडर रूट है ना, तो 2 इंटू 1.5 या 3 मिली एम्पियर पर वोल्ट GM की वैल्यू आ गई। और AC मॉडल में आपके दो पैरामीटर्स आते हैं, एक होता है GM और एक होता है स्मॉल r0 या स्मॉल rd, जो कि डिपेंड करता है चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर पे, लैम्डा की वैल्यू पे, और लैम्डा की वैल्यू नहीं गिवन है तो वो आइडियल है। चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन का इफेक्ट 0 लिया गया है, तो लैम्डा की वैल्यू 0 है, और फिर आपका r0 या rd क्या आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इंटू IDS, IDS तो फाइनाइट है लेकिन लैम्डा 0 है, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा इंफिनिटी, मतलब r0 या rd क्या हो जाएगा इंफिनिटी। एक ही आपका पैरामीटर आया जिसकी फाइनाइट वैल्यू क्या GM, इसी को यूज करना है। तो जो आइडियल मॉडल हमने पढ़ा था वही मॉडल यहां बनाना है ना, वही मॉडल बनाना है ना। प्रैक्टिकल वाले केस में जब चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट में आ जाता है तो ड्रेन और सोर्स के बीच में एक GM VGS का तो करंट सोर्स होता ही होता है, साथ में एक क्या आ जाता है RD या R0 रेजिस्टेंस आ जाता है स्मॉल, है ना, जो कि IDS करंट पे डिपेंड करता है और चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर की वैल्यू पे डिपेंड करता है, लैम्डा पैरामीटर की जो वैल्यू होती है। तो हमें GM मिल गया AC मॉडल का, कितना आ गया बेटा 3 मिली एम्पियर पर वोल्ट, है ना। तो रख लेते हैं GM की वैल्यू। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं, हम ड्राइंग क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मॉडल बनाते हैं AC मॉडल, है ना। फॉर ड्राइंग द AC मॉडल, 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 है ना, उनकी निकल आई थी कई बारी। For drawing the AC model, what we do? For drawing the AC model, all the capacitors will be replaced by short circuited. ये short circuit हो गया, and all the DC sources will be replaced by their internal resistances. तो ये एक DC source है 2 वोल्ट का, इसका internal resistance 0, तो ये किससे रिप्लेस हो गया 0 रेजिस्टेंस मतलब शॉर्ट सर्किट से। और ये भी एक DC सोर्स है, ये रिप्लेस हो गया 0 रेजिस्टेंस से, मतलब कितना 0 रेजिस्टेंस को कैसे दिखाओगे, ग्राउंड यहां दिखाना पड़ेगा, तो ग्राउंड दिखा दिया है ना। तो 10 वोल्ट एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है, DC वोल्टेज सोर्स है जिसका रेजिस्टेंस 0, तो उसको किससे कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट के वाले पॉइंट को, नोड को 0 रेजिस्टेंस मतलब ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये सर्किट बन गई किसकी, AC मॉडल की। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे,
इस जो तीनों टर्मिनल है मॉसफेट के, कौन से, ड्रेन, गेट एंड सोर्स, इनका इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल ड्रॉ करेंगे, इनका इक्विवेलेंट नेटवर्क मॉडल ड्रॉ करेंगे। फिर इस एसी मॉडल में जो जो रेजिस्टेंस है जहां जहां लगे हुए हैं उस मॉडल में फीड कर देंगे, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट एसी मॉडल आ जाएगा किसका, इस पूरे मॉसफेट के एम्पलीफायर सर्किट का। और वहां से ये सारी एनालिसिस करेंगे, आर आई, आर नॉट और वी नॉट निकालने की क्या करेंगे, कोशिश। तो सबसे पहले हम इन तीनों टर्मिनल का जो इक्विवेलेंट मॉडल होता है वो बना लेते हैं सिंपली, फिर सारी एनालिसिस बेटा कर लेंगे, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये होता है क्या आपका सोर्स टर्मिनल, ये है गेट और ये आपका क्या है, ड्रेन, है ना। ड्रेन और सोर्स के बीच में आपका लगा हुआ है कितना, एक करंट सोर्स लगा होता है GM इंटू जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है GM इंटू VGS, है ना, जहां पे VGS कौन सा वोल्टेज है, गेट और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज है, जैसे वहां V पाई होता था, विद दिस प्लस एंड दिस माइनस, VG माइनस VS, है ना। ड्रेन और यहां से जो करंट आ रही है यही हम कहते हैं स्मॉल IDS कह सकते हैं, स्मॉल IDS या स्मॉल ID भी कई बार कहते हैं, कई जगह स्मॉल ID यूज करते हैं, कई जगह। तो जो ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो हो रही है एन टाइप मॉसफेट में, ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो होती है वो IDS है, ठीक है ना। ये मॉडल हो गया आपका इक्विवेलेंट। अगर यही चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर लैम्डा होता तो ड्रेन और सोर्स के बीच में एक और R नॉट आ जाता, है ना, तो वो नहीं आया क्योंकि उसकी आइडियल वैल्यू कितनी होती है, R नॉट की आइडियल वैल्यू इंफिनिटी होती है, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर की आइडियल वैल्यू 0, तो ड्रेन और सोर्स के बीच में इंफिनिटी रेजिस्टेंस, क्या मतलब, ओपन सर्किट, ठीक है ना। अब बाकी चीजें कनेक्ट कर देते हैं। सोर्स कहां से कनेक्टेड है, ग्राउंड से, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ड्रेन और ग्राउंड के बीच में लगा हुआ है कितना, 5 किलो ओम या RD रेजिस्टेंस, ड्रेन और ग्राउंड के बीच में लगा हुआ है कितना, 5 किलो ओम, दैट इज RD रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। और यही ड्रेन से आउटपुट ले रहे हैं V नॉट। जब किसी नोड का वोल्टेज होता है तो किसके रेफरेंस में मेजर किया जाता है, हमेशा ग्राउंड के रेफरेंस में। तो ये प्लस माइनस क्या है, V नॉट है। इन्हीं दोनों नोड के बीच का जो वोल्टेज है प्लस माइनस वही V नॉट है। इन्हीं दोनों नोड के बीच में 5 किलो ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इस 5 किलो ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी प्लस माइनस क्या होगा, V नॉट होगा, ठीक है ना। हमेशा ये सब चीजें थोड़ी नेटवर्क थियरी की आप यूज किया करो। फिर देखो गेट और ग्राउंड के बीच में लगा हुआ है एक 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस, गेट और ग्राउंड के बीच में एक लगा हुआ है 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस, 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो यही इंड ग्राउंड ये भी है, तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। शुरू में मत कनेक्ट कर दिया करो, हो सकता है सोर्स और ग्राउंड के बीच में कोई और रेजिस्टेंस लगा हो तो ये पॉइंट ग्राउंड नहीं होगा, है ना। सोर्स को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तब ये नोड भी ग्राउंड हो गई, इसलिए इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अभी सोर्स और ग्राउंड के बीच में कोई रेजिस्टेंस आ जाता तो इस नोड का पोटेंशियल अलग होता, ग्राउंड नहीं होता, जबकि इस नोड का पोटेंशियल ग्राउंड है, तो दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ध्यान रखा कर लो, पहले गेट और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट किया क्या, ये 100 के, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल 0 ही है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये दिखा रहा है कनेक्टिंग वायर कि इन सबका पोटेंशियल सेम है, ये कनेक्टिंग वायर है ना, ठीक है। और फिर गेट और ग्राउंड के बीच में एक VI लगा हुआ है ना, गेट और ग्राउंड के बीच में VI लगा हुआ है, गेट और ग्राउंड, और यही पॉइंट ग्राउंड ये भी है, तो इसको भी यहां से कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका इक्विवेलेंट मॉडल बन गया। ये भी यहां भी कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये भी पॉइंट ग्राउंड है, तो जितने पॉइंट ग्राउंड पे हैं उनको सबको आपस में कनेक्ट कर दिया, है ना। शुरू में कनेक्ट मत किया करो, पहले जो जहां जहां कनेक्टेड है वो, फिर जो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट है उनको आपस में कनेक्ट कर दिया करो, ठीक है ना। अब RI कहां से पूछा है, देखो VI की तरफ से, यहां से पूछा है इनपुट रेजिस्टेंस RI क्या होगा, ठीक है। यहां से पूछा है, अगर ध्यान से देखो V नॉट की तरफ से यहां से पूछा है आउटपुट रेजिस्टेंस R नॉट क्या होगा, और AV V नॉट अपॉन VI पूछा। तो सबसे पहले हम RI निकालते हैं। हमने हमेशा वोल्टेज गेन, करंट गेन या जो भी निकालना होता था कहां पे, BJT के केस में भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट RI, है ना। ज्यादातर हम केसेस में RI कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहाँ RI पूछा भी है तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। RI यहां से निकालना, तो सबसे पहले हम कहां से RI निकालते थे, वहां के केस में हम सबसे पहले RI हमेशा निकालते थे बेस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में, है ना। बेस टर्मिनल से, बेस का इक्विवेलेंट यहाँ क्या हो गया, गेट हो गया। तो यहाँ पहले यहां से निकालेंगे इनपुट रेजिस्टेंस, फिर उसको पीछे शिफ्ट करते जाएंगे, हमारा RI मिल जाएगा जहां से पूछा गया है। अब देखो यहां से इनपुट रेजिस्टेंस RI डैश देखने का क्या मतलब, इस नोड का पोटेंशियल जो कि VG है, गेट नोड है तो हम VG मान लेते हैं। यहां से RI डैश देखने का क्या मतलब, इस नोड जो यहाँ का टॉप नोड है, जहां से हम देख रहे हैं वहां का जो टॉप नोड है, इस नोड और ग्राउंड के बीच में, ग्राउंड तो यही है ऑब्वियसली, इस नोड और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का
नेट इनपुट रेजिस्टेंस कितना ये हम पूछना चाह रहे हैं। RI डैश पूछने का क्या मतलब, कितनी बार बताया बीजेटी में, यहां से RI डैश देख रहे हो मतलब क्या, यहां का टॉप नोड क्या हो गया गेट, इस नोड और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट इनपुट इंपीडेंस कितना दिख रहा है, और उसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, RI डैश जिस नोड और ग्राउंड के बीच में देख रहे हो, यहां से देखने का मतलब इस नोड और ग्राउंड के बीच में नेट इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है राइट हाफ का, ये RI डैश, और ये क्या होगा, जिस नोड और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का इनपुट इंपीडेंस देख रहे हो उस नोड का वोल्टेज, और नोड का वोल्टेज हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है, बाय डिफॉल्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है बेटा, बाय डिफॉल्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। VG अपान यहां से जो जाएगी करंट कितनी I, जो भी IG मान लो, यहां से जो करंट उसी नोड से जो करंट जा रही है VG अपान IG। अब ध्यान से बता दो, VG तो कोई ना कोई वोल्टेज है ही, है ना, VG तो क्या है, इस नोड का वोल्टेज है, जो ये क्या है VG इस नोड का वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, और देखो ध्यान से इन्हीं दोनों नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है VGS। आप क्या कह रहे हो, इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड क्या है, यही नोड तो ग्राउंड है, अगर यही नोड देखोगे तो ग्राउंड है, मतलब VG क्या है, इस नोड का पोटेंशियल हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड, इस VG क्या है, इस नोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और मतलब इन दोनों नोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही VG है इस नोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस नोड, है ना, क्योंकि यही नोड ग्राउंड है, VG हमेशा क्या है, इस नोड का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ग्राउंड यही नोड है, मतलब इन दोनों नोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही VG है, और यहां हमें दिख रहा है इन दोनों नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VGS है ना, तो ये VG को हम VGS भी लिख सकते हैं, और VGS होता क्या है वैसे भी बताओ, VGS इज नथिंग बट VG माइनस VS, और VS 0 है तो VG माइनस VS, VGS इज इक्वल टू VG माइनस VS, VS कहां से कनेक्टेड है, ग्राउंड से, तो VGS इज इक्वल टू VG, है ना, तो इसकी तो कोई वैल्यू होगी, ओपन सर्किट के अक्रॉस करंट 0 होती है, वोल्टेज कुछ ना कुछ होता है ना, तो ये करंट IG हमेशा इस ओपन सर्किट से क्या फ्लो होगी, 0 फ्लो होगी, तो ये रेजिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, इंफिनिटी। तो गेट टर्मिनल से जब भी आप मॉसफेट के केस में इनपुट रेजिस्टेंस देखोगे, गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का इनपुट इंपीडेंस हमेशा इंफिनिटी दिखेगा, क्योंकि हमेशा आपका गेट टर्मिनल ओपन सर्किटेड ही होगा, है ना, हमेशा गेट टर्मिनल ओपन सर्किटेड ही होगा, गेट और सोर्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, गेट हमेशा ओपन सर्किटेड होता है, क्यों, क्योंकि गेट से कभी कोई करंट फ्लो ही नहीं हो सकती, वहां पे SiO2 होता है जो कि परफेक्ट इंसुलेटर होता है, सेमी कंडक्टर ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक लेयर होती है जो कि परफेक्ट इंसुलेटर होती है, जो गेट से कभी करंट अलाउ नहीं करती है। तो ये जब मॉडलिंग जब भी करोगे, गेट और सोर्स के बीच में कितना इंपीडेंस कनेक्टेड होता है, इनफाइनाइट इंपीडेंस। तो जब भी गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में राइट हाफ का नेट इनपुट इंपीडेंस देखोगे किसी भी मॉसफेट के केस में, चाहे वो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर हो चाहे कॉमन सोर्स हो, कभी भी, है ना, अगर गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में नेट इनपुट इंपीडेंस देख रहे हो, गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में राइट हाफ का नेट इनपुट इंपीडेंस देख रहे हो, हमेशा इंफिनिटी दिखेगा। जैसे ट्रांजिस्टर के केस में बेस और ग्राउंड के बीच में नेट इंपीडेंस पूरे राइट हाफ का कितना दिखता था, नेट इनपुट इंपीडेंस या नेट इनपुट रेजिस्टेंस पूरे राइट हाफ का कितना दिखता है बेस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में, या तो R पाई या तो R पाई प्लस बीटा प्लस RE, डिपेंडिंग की इमीटर और ग्राउंड के बीच में RE 0 है कि कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अगर डायरेक्टली इमीटर ग्राउंड से कनेक्टेड है तो R पाई, और अगर वहां RE कनेक्टेड है इमीटर ग्राउंड के बीच में तो R पाई प्लस बीटा प्लस RE। सिमिलरली गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट इनपुट इंपीडेंस किसी भी मॉसफेट के केस में हमेशा क्या दिखेगा, गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में इनफाइनाइट ही दिखेगा, क्योंकि गेट हमेशा ओपन सर्किटेड होता है। कोई भी मॉसफेट दे लो, गेट से कभी करंट जा ही नहीं सकती, जिस टर्मिनल से कभी करंट नहीं जाएगी तो उसका इनपुट इंपीडेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपान करंट, और करंट जब 0 जा रही है उस टर्मिनल से तो वहां से जब रेजिस्टेंस देखेंगे इनपुट रेजिस्टेंस तो क्या दिखेगा, इंफिनिटी, है ना, तो इनफाइनाइट दिखेगा, है ना। मतलब गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का कितना इनपुट इंपीडेंस दिखा, इंफिनिटी। और ये अब हम डायरेक्टली यूज करेंगे, आगे से ये कैलकुलेशन बेटा नहीं करने वाले हैं। गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का किसी भी मॉसफेट के केस में नेट इनपुट इंपीडेंस हमेशा नेट इनपुट इंपीडेंस या नेट इनपुट रेजिस्टेंस कहें, हमेशा
हमेशा क्या दिखेगा, इन्फिनिटी। अब यहां से देखना है, यहां से RI देखने का क्या मतलब, इस टर्मिनल, यहां का टॉप टर्मिनल, ये टॉप नोड, ये इस टर्मिनल या इस नोड और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट इनपुट इंपीडेंस कितना है। अब देखो इस टर्मिनल और ग्राउंड, यही ग्राउंड तो हो गया, ग्राउंड यही टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट इनपुट इंपीडेंस कितना है। तो इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में एक लगा है 100 के, और इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में, इन्हीं, इसी को आगे एक्सटेंड करो तो यही है गेट टर्मिनल, यही है, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिखा था, RI डैश, और वो RI डैश कितना था, इनफाइनाइट था। तो पूरे राइट हाफ को हटा के इन दोनों टर्मिनल के बीच में कितना लगा देंगे, RI डैश, दैट इज इन्फिनिटी। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में ये 100 के भी इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है, इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में RI कनेक्टेड है। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है पूरे राइट हाफ का, वही तो RI है। तो RI कितना है, RI इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में जो इंपीडेंस दिख रहा है वही तो RI है। इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस है 100 के और एक रेजिस्टेंस है पूरे राइट हाफ को हटा के एक नेट रेजिस्टेंस कितना है, RI डैश। तो इन दोनों टर्मिनल के रिस्पेक्ट में 100 के एंड RI डैश आर इन पैरेलल। तो नेट रेजिस्टेंस RI कितना हुआ, 100 के पैरेलल विद RI डैश, और RI डैश इंफिनिटी है और इंफिनिटी के साथ किसी का पैरेलल हो तो सेम हो जाता है। तो RI की वैल्यू कितनी आई, 100 के आई। इनपुट इंपीडेंस निकालना मॉसफेट के केस में बहुत सिंपल है। गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट इंपीडेंस, नेट इनपुट रेजिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट दिखेगा। तो गेट टर्मिनल के राइट हाफ को पूरा हटा के गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में क्या लगा दो, एक RI डैश लगा दो, जो कि ओपन सर्किटेड होगा, क्योंकि वो RI डैश इंफिनिटी होता है। गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का नेट रेजिस्टेंस हमेशा इंफिनिटी दिखता है, पहली चीज। उसके बाद पूरे राइट हाफ को हटा के गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में इंफिनिटी रेजिस्टेंस, फिर पैरेलल सीरीज करते जाओ, पीछे आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे 100 के आ गया। मैं तो ये बनाता भी नहीं, मुझे पता था कि यहां से पूरा इंफिनिटी दिखेगा, तो पूरा इंफिनिटी दिखने का क्या मतलब है, पूरा पोर्शन ही हटा दो, बच गया इतना पोर्शन। तो यहां से कितना दिखेगा, इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 100 के, यही तो आंसर है, सीधे सीधे, है ना। आप अभी पहली बार कर रहे हो तो मैं इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब ये आपको दिखने लगेगा तो ये कुछ भी नहीं है। अब हम निकालते हैं वोल्टेज गेन V0, ठीक है ना, वोल्टेज गेन V0 अपॉन VI, क्लियर। तो V0 अपॉन VI निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, तो आपका RI आ गया कितना, दिस इज नथिंग बट 100 के आ गया। पूछते थे फिल इन द ब्लैंक में, व्हाट इज द इनपुट रेजिस्टेंस इन RI इन किलो ओम, डैश डाल देते हैं 100, आंसर टिक करके आना था, ठीक है ना। अब वोल्टेज गेन निकालना है तो हमेशा मैंने कहा था पहले आउटपुट निकाला करो, आउटपुट जिसके टर्म में आता है ना, आउटपुट किसी एक वेरिएबल के टर्म में आएगा, उस वेरिएबल की वैल्यू इनपुट वोल्टेज VI के टर्म में फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो, फिर V0 अपॉन VI से आपका वोल्टेज गेन आएगा, ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखते हैं, पहले आउटपुट निकालते हैं। यहां पे करंट में मान लेता हूं क्या है, I1। अब I1 यहां से निकली तो I1 यही फ्लो होगी। अब अगर ध्यान से देखो तो I1 इज नथिंग बट इज इक्वल टू माइनस ऑफ IDS, क्योंकि IDS इस तरफ करंट है, I1 सेम ब्रांच में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। तो I1 और IDS का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, क्योंकि एक ही ब्रांच में सेम मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो हो सकती है ना, लेकिन डायरेक्शन अलग है तो माइनस साइन है ना, I1 इज इक्वल टू माइनस IDS, ठीक है ना। और अब देखो यहां से IDS करंट आ रही है और आगे जो करंट जा रही है वो GM VGS है, तो सीरीज में करंट सेम होती है, IDS और GM VGS की डायरेक्शन भी सेम है और एक ही ब्रांच में फ्लो हो रही है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। तो IDS इज इक्वल टू क्या है, GM इंटू VGS, सिंपली, है ना। यहां से करंट आई, IDS ये कह रहा है पीछे से कितनी करंट आ रही है, यहाँ करंट कितनी फ्लो होगी, पीछे से IDS आई तो आगे IDS ही फ्लो होनी चाहिए, और ये करंट सोर्स कह रहा है यहाँ GM VGS इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये कह रहा है पीछे से IDS आई इस डायरेक्शन में IDS फ्लो हो रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों करंट का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, IDS इज इक्वल टू GM इंटू VGS। अब देखो यहाँ करंट अगर I1 आई, इस I1 के लिए जो वोल्टेज आएगा I इंटू R D, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस करंट I1 जो की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, I इंटू R जो वोल्टेज डेवलप होगा I1 इंटू RD, उसकी पोलैरिटी प्लस माइनस ये होगी, है ना। पोलैरिटी करंट के रिस्पेक्ट में आती है, करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा I इंटू R विल हैव पोलैरिटी प्लस माइनस विद दिस पोलैरिटी, ये प्लस होगा ये माइनस, क्योंकि करंट प्लस से माइनस की तरफ, और इस प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ जो रेजिस्टेंस RD के क्रॉस वोल्टेज आएगा वही V0 है, तो V0 कितना हो गया, I1 इंटू RD हो गया कि नहीं। I1 की वैल्यू रख देते हैं माइनस ऑफ IDS इंटू RD, और IDS की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ GM इंटू VGS इंटू RD, तो ये V0 आ गया बेटा।
GM आपको नोन है, RD रेजिस्टेंस नोन है, VGS के टर्म में आ गया। और देखो VGS इनपुट साइड में वोल्टेज है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का, गेट और सोर्स के बीच का, और इनपुट पे ही लगा है VI। तो कहीं से हम VI और VGS में रिलेशन निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, V0 और VGS में रिलेशन है, और VI और VGS में रिलेशन आ गया तो V0 और VI में रिलेशन आ जाएगा, और V0 अपन VI से आंसर। अब ध्यान से देखते हैं, अब देखो ध्यान से देखना, इन दोनों नोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VGS है, और अगर यहां से देखो ये प्लस माइनस में अगर VI मानूं तो इन दोनों नोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यही तो VI है, इन दोनों नोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VI है, और यही अगर एक्सटेंड करो तो यही दोनों यही दोनों नोड्स ये भी हैं। तो VGS और VI सेम है कि नहीं पैरेलल में, इन दोनों नोड्स के बीच में जो पोटेंशियल लगा हुआ है उसी को कह रहे हो प्लस माइनस VI, प्लस माइनस क्या कह रहे हो VI, और इन्हीं दोनों नोड के बीच में यहाँ जो पोटेंशियल है प्लस माइनस इस पोलैरिटी के साथ उसी को क्या करो VGS। तो यहां अगर ध्यान से देखो तो VI इज इक्वल टू VGS है कि नहीं, ध्यान से समझ में आ रहा है, पैरेलल है ना। VI इन दोनों नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो इन दोनों नोड के बीच में अप्लाइड है VI, और इन्हीं दोनों नोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को क्या करो, क्योंकि ये दोनों नोड्स क्या है सेम, क्योंकि देखो ये भी नोड वही है, ये भी नोड वही है, जो ये वाली नोड है जिन दोनों नोड के बीच में ये VI लगा है उन्हीं दोनों नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो ओपन सर्किट के केस में कह रहे हो वो VGS है। तो सेम नोड्स हैं, तो जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है ये इन दोनों नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है, आप कह रहे हो कि VGS है, और ये कह रहा है VI की इन दोनों नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है VI, तो VI और VGS क्या होंगे सेम। यहां पे VI लगा है तो ये प्लस है ये माइनस है, माइनस इनका पोटेंशियल ग्राउंड और इस नोड का पोटेंशियल क्या ले लोगे VI, क्योंकि अगर ये प्लस माइनस VI वोल्ट की बैटरी लोगे तो माइनस इन ग्राउंड पे है तो प्लस इन हो जाएगा VI पे। तो अब इन दोनों नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो VI माइनस 0, इन दोनों नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VI है, ये VI जो AC सोर्स है ये कह रहा है इन दोनों नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VI है, और अगर इन्हीं दोनों नोड को एक्सटेंड करो तो ये कह रहा है यहाँ पे आपने जो लिखा है कि इन दोनों नोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम VGS भी कह रहे हैं। तो VGS और VI क्या है सेम। अब VGS और VI में रिलेशन आ गया तो यहाँ VGS इज इक्वल टू VI है, यहाँ वैल्यू रख दो VI इंटू RD, V0 अपॉन VI कम्स आउट टू बी माइनस GM इंटू RD। GM है मिली एम्पियर पर वोल्ट में, RD किलो ओम में लोगे, किलो ओम इज नथिंग बट वोल्ट पर मिली एम्पियर, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ये यूनिटलेस आएगा, गेन वैसे भी यूनिटलेस आता है। GM की वैल्यू आई थिंक 3 थी और RD की वैल्यू किलो ओम में लेनी पड़ेगी, कितनी है 5, तो गेन कितना आ गया -15। जैसे कॉमन इमिटर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है वैसे कॉमन सोर्स भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, इनपुट लगाया है आपने गेट टर्मिनल पे, यहाँ गेट टर्मिनल पे आउटपुट लिया ड्रेन से, और कॉमन क्या है सोर्स, ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है जस्ट लाइक कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है ना। तो ये भी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, गेन आएगा तो लेकिन माइनस साइन के साथ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, मतलब आपका इनपुट VI 15 मैग्नीट्यूड से एम्पलीफाई हो जाएगा लेकिन साथ में उसमें माइनस साइन आ गया, मतलब इन्वर्जन हो जाएगा, फेज में 180 का शिफ्ट हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यहां तक आ गया, आपका गेन भी आ गया कितना -15 है ना, -15 माइनस GM इंटू RD आ गया, कितना आ गया -GM इंटू RD। अब क्या बचा बेटा है ना, तो आपको नेटवर्क थियरी देखना है, कहां वोल्टेज सेम होगा कहां डिफरेंट। नेटवर्क थियरी एक बार मॉडल मैंने ये ड्रॉ कर दिया, इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क थियरी नथिंग एल्स है ना। आप जितना एफिशिएंटली लगाओगे उतना इजीली आंसर आएगा, मैं उसी चीज को सिखा रहा हूं, थोड़ी धीमी स्पीड में सिखा रहा हूं। अब यहां से R0 देखना है, जब हम BJT में R0 देखना होता तो हम पहले R0 डैश कहां से निकालते थे, जहां GM पाई लगा होता था उस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में दिखाते थे, तो यहां से हम पहले R0 डैश निकालेंगे, R0 डैश निकालेंगे यहां से, ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। जब यहां से R0 डैश यहां से निकालने का क्या मतलब, यहां का जो टॉप टर्मिनल ये इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में, और ग्राउंड ऑब्वियसली यही है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना है। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या सिग्निफाई करता है, द कैलकुलेशन ऑफ थेवेनिन रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स है ना। जब आउटपुट रेजिस्टेंस आपसे कैलकुलेट करने को कहा जाता है, दैट सिग्निफाइज द कैलकुलेशन ऑफ थेवेनिन रेजिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। उसमें से एक टर्मिनल तो टॉप वाला होता है जहां से आप R0 डैश देख रहे होते हो, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट बाय डिफॉल्ट हमेशा ग्राउंड होता है, तो उस टॉप टर्मिनल जहां से आपको R0 पूछा जाता है और दूसरा रेफरेंस ग्राउंड, इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना है, दिस इज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, ठीक है ना, दिस इज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट।
गए, ठीक है ना। तो जब भी थेवेनिन रेजिस्टेंस किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में निकालना होता है तो हम पहले R0 डैश यहां से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप नया डायग्राम बना लेना, मैं यहां से निकालना चाह रहा हूं, तो जहां से मुझे निकालना है जिन दोनों टर्मिनल का, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में मुझे नेट थेवेनिन रेजिस्टेंस चाहिए, और ग्राउंड क्या है, यही तो है। मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस चाहिए, है ना। दो टर्मिनल होते हैं ना, जिसको लोड टर्मिनल कभी आप कहते हो, लोड के टर्मिनल्स के क्रॉस आप इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हो बाकी बची हुई सर्किट का नॉर्मली, ठीक है। तो हमें यहां से R0 डैश कहने का मतलब क्या, जो वहां का टॉप टर्मिनल है उस टर्मिनल और दूसरा रेफरेंस पॉइंट बाय डिफॉल्ट ग्राउंड है, उस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना होगा, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड, और यही तो ग्राउंड है टर्मिनल, है ना। तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हम जा रहे हैं कैलकुलेट करने क्या, R0 डैश, है ना। तो अगर ये कैलकुलेट करना है तो इन टर्मिनल्स के बीच में पहले हम क्या लगा दिए, एक टेस्ट वोल्टेज लगा दिए, क्या, V2, और यहां से जो करंट जाएगी I2, दैट रेशियो R0 डैश विल बी नथिंग V2 अपॉन I2 होगा, यही तो होगा, यही तो कहते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस जब भी निकालना होता है जिन दो टर्मिनल्स के बीच में, उन दोनों टर्मिनल के बीच में टेस्ट वोल्टेज, कोई भी वोल्टेज 100 वोल्ट 210 कोई भी एक V2 वोल्टेज ले लिया, V2 100 भी ले सकते हैं 200, और अगर इस V2 की वजह से I2 करंट फ्लो हुई तो V2 अपॉन I2। लेकिन जब टेस्ट वोल्टेज लगाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो टेस्ट वोल्टेज लगाने के बाद जो जितने आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उसको उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर देते हैं, जितने डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं वो एज इट इज लगे रहते हैं, जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं उनको उनके क्या करते हैं, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। फिर दो टर्मिनल्स के बीच में क्या लगाते हैं, टेस्ट वोल्टेज, और जितना वोल्टेज लगाया और उसकी वजह से जो करंट गया उसी का रेशियो हो जाता है इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने का यही तरीका है। अगर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्सेज दोनों हो, तो अगर किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है तो उन दोनों टर्मिनल के बीच में एक टेस्ट वोल्टेज कनेक्ट करो, और साथ में जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, डिपेंडेंट सोर्सेज एज इट इज लगे रहेंगे सर्किट में, उन दोनों टर्मिनल के बीच में एक टेस्ट वोल्टेज कलेक्ट करो, और उसकी वजह से जो करंट जाएगी वो टेस्ट वोल्टेज अपॉन वो करंट का रेशियो, दैट विल बी R0। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स यही है जो हमने एक्सटर्नल AC सोर्स लगाया, इनपुट सोर्स लगाया जिसको हमें एम्पलीफाई करना था, वो इंडिपेंडेंट सोर्स है, और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो विल बी रिप्लेस बाय जीरो रेजिस्टेंस, दैट इज शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना, दैट इज शॉर्ट सर्किट। क्लियर। अब देखो अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज कितना हो गया, जीरो, देखो, है ना, इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज कितना हो गया, शॉर्ट सर्किट मतलब जीरो। और ध्यान से देखो इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज आप कह रहे हो क्या है, VGS, तो VGS की वैल्यू जीरो हो गई कि नहीं, ध्यान से देखना। VGS क्या है, या तो आप लूप में मूव कर जाओ, माइनस प्लस VGS, है ना, लूप में मूव कर जाओ, है ना, फिर ग्राउंड पे पहुंच गए, फिर यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस VI, और VI को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, जीरो से, शॉर्ट सर्किट से, तो प्लस माइनस माइनस VI जो कि अब जीरो हो चुका है, जीरो इज इक्वल टू क्या, ग्राउंड पे पहुंच गए जीरो, VGS क्या है, जीरो, दिख रहा है कि नहीं। वैसे भी देखो इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज डिफरेंस ही VGS है, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में कोई वोल्टेज डिफरेंस रहा नहीं, ये तो शॉर्ट हो गया। जब दो टर्मिनल शॉर्ट हो गए तो उनके बीच में कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं रहा, वोल्टेज डिफरेंस क्या हो गया, जीरो, और इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज डिफरेंस क्या है, प्लस माइनस VGS, तो VGS कितना हो गया, जीरो। इट इज ऑल अबाउट जीरो। जैसे VGS जीरो हुआ तो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स GM तो नॉन जीरो है, 3 मिली एम्पियर पर वोल्ट है GM की वैल्यू, है ना, ट्रांसकंडक्टेंस की वैल्यू, इसको ट्रांसकंडक्टेंस कहते हैं। VGS हो गया इस सर्किट में जीरो, जो अभी ये सर्किट बनाया था R0 डैश कैलकुलेट करने के लिए, तो GM इंटू VGS क्या हो गया, जीरो। मतलब इस करंट, ये GM इंटू VGS क्या था, इस करंट की वैल्यू जो यहाँ पे फ्लो हो रही थी, तो करंट अगर जीरो हो गई किसी ब्रांच में मतलब वो ब्रांच कैसा है, ओपन सर्किटेड, ओपन सर्किटेड ब्रांच से ही करंट जीरो जाती है, तो ये ब्रांच ओपन सर्किटेड हो गया। अब देखो यहां पे मैं टेस्ट वोल्टेज चाहे V2 कुछ भी लगाऊं, 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट, यहां से जो करंट निकलेगी इसके पास एक ही पाथ है, और वो पाथ कैसा है, ओपन सर्किटेड, तो ये I2 हमेशा क्या फ्लो होगी, जीरो। तो R0 डैश कितना होगा, V2 तो कोई फाइनाइट वोल्टेज लगाया लेकिन करंट हमेशा जीरो फ्लो हो रही है, तो R0 डैश क्या होगा, इन्फिनिटी। तो जैसे हम जो GM Vπ वाला करंट सोर्स होता था BJT के केस में, और वहां से जब आउटपुट रेजिस्टेंस देखते थे कलेक्टर टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में, तो पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस कितना दिखता था, इन्फिनिटी। सेम इज द केस विद द
मॉसफेट कि हम अगर ड्रेन और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस देखेंगे, कहां से, जहां जीएम वीजीएस लगा है वहां पे ड्रेन और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस अगर देखेंगे, पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो वो कितना दिखेगा, इन्फिनिटी जैसे वहां पे होता था, है ना। अब मतलब यहां से आउटपुट रेजिस्टेंस कितना दिखा पूरे लेफ्ट हाफ का, इनफाइनाइट। मतलब इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में, यही तो ग्राउंड था, पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर नॉट डैश कितना दिखा, इन्फिनिटी। तो पूरे लेफ्ट हाफ को हटा के ये जो टर्मिनल था, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में हमने क्या कनेक्ट कर दिया, यही ग्राउंड है, क्या कनेक्ट कर दिया, आर नॉट डैश। और आर नॉट डैश ही क्या है, इन्फिनिटी। जो इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिखा था, आर नॉट डैश, और वही आर नॉट डैश क्या है, इन्फिनिटी। तो पूरे लेफ्ट हाफ को हटाया, इन दोनों टर्मिनल के बीच में आर नॉट डैश हमें लेकिन आगे बताना है। फिर आगे क्या है, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में एक कनेक्टेड है आरडी रेजिस्टेंस, है ना, कनेक्ट कर दिया आरडी रेजिस्टेंस। अब हमें बताना था यहां से आर नॉट, हमें बताना है यहां से आर नॉट, है ना। यहां से आर नॉट बताने का क्या मतलब, यहां का जो टॉप टर्मिनल, ये इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, थेवेनिन रेजिस्टेंस। इन दोनों इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या, वही है आपका आर नॉट। और ये टर्मिनल और दूसरा रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड है, ग्राउंड तो यही है। मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या है, वही आर नॉट है। अब बताओ आर नॉट कितना, यही सर्किट तो बची। इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस है पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस, वही तो क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस। और वही थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या है, आर नॉट। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक आरडी है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक आर नॉट डैश है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ, आरडी पैरेलल आर नॉट डैश, एंड दैट कम्स आउट टू बी आरडी बिकॉज आर नॉट डैश इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के साथ किसी का भी पैरेलल हो तो सेम। तो आर नॉट कितना आ गया, आर नॉट इज नथिंग बट 5 किलो ओम, आर आई इज 100 एंड गेन इज -15। कैलकुलेशन हो गया। तो दो चीजें हमें याद रखनी है, गेट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट राइट हाफ का इक्विवेलेंट इनपुट रेजिस्टेंस, पूरे राइट हाफ का इक्विवेलेंट इनपुट रेजिस्टेंस कितना दिखता है, बाय डिफॉल्ट हमेशा इंफिनिटी। जैसा ट्रांजिस्टर के केस में आर पाई या आर पाई प्लस बीटा प्लस वन आर दिखता था, बेस और ग्राउंड के बीच में पूरे राइट हाफ का इक्विवेलेंट इनपुट रेजिस्टेंस यहां हमेशा इंफिनिटी दिखेगा बाय डिफॉल्ट, एक ही वैल्यू। वहां दो वैल्यू पॉसिबल थी, यहां हमेशा इंफिनिटी, क्योंकि गेट हमेशा ओपन सर्किट होता, वहां से करंट नहीं। दूसरी चीज, जहां पे जीएम वीजीएस लगा, अगर वहां से आउटपुट रेजिस्टेंस देखेंगे, वहां से मतलब उस जहां जीएम वीजीएस लगा है उस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में पूरे लेफ्ट हाफ का इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस देखेंगे, जिसको हम आर नॉट डैश कहते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस, वो हमेशा इंफिनिटी दिखेगा, जैसा कि बीजेटी में भी होता था, है ना। तो ये दो चीजें हम याद रख सकते हैं, तो बहुत सारे कैलकुलेशन हमारे क्या हो जाएंगे, सिंपल। और गेन की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ही लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन लेंगे, जो दो चीजें मैंने याद कराई इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे और गेन निकालना फिर से सोचेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं यहाँ आरएस की वैल्यू भी ले लूं, सीधे एक क्वेश्चन ले लूंगा, है ना। यहाँ वहां तो अनबाईपास रेजिस्टर आरई का एक केस, स्पेशल केस अलग से डिस्कस करते हैं, यहाँ कोई अलग से केस नहीं लेंगे। मैं हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में एक केस ले लूं, यहाँ पे एक सोर्स रेजिस्टेंस आरएस भी लगा दूं और उस केस में गेन कैसे कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट करके हम देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।